लेट्स स्टार्ट विद द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा जी, इंक्लाइन प्लेन के अंदर पहली बात तो ये समझ लो, इंक्लाइन प्लेन सरफेस क्या होती है। इंक्लाइन प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है जिसका एक किनारा, एक एंड, एक कॉर्नर, एक एज दूसरे एज से, दूसरे किनारे से थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। उस तरह के प्लेन, उस प्लेन को हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ठीक है, अ सरफेस हुज वन एंड इज हायर देन द अदर, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये स्कॉल्ड वाली डेफिनेशन भी मैंने बता दी। अच्छा, अब मामला क्या है कि इस तरह की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, दैट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके नीचे आते हुए इस पे कौन-कौन सी फोर्सेस अप्लाई होती है वो हमने कैलकुलेट करना है। सवाल है कि ये सर इसकी रियल वर्ल्ड में क्या एग्जांपल है? रियल वर्ल्ड में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनमें प्रोडक्शन जो वो 3rd, 4th या 5th फ्लोर पे हो रही होती है। पैकिंग और जो ऑब्जेक्ट की है, जैसे बिस्किट की एक इंडस्ट्री है, उसमें 1st फ्लोर पे प्रोडक्शन हो रही है, बिस्किट बन रही है। ठीक है, ओवन लगा हुआ है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं और जो उसकी पैकिंग हो रही है वो उसकी 3rd फ्लोर पे हो रही है। 3rd फ्लोर से कार्टन को नीचे भेजना है। तो या तो ये है कि बार-बार ये जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है? और एलिवेटर से पूरे-पूरे पैलेट उठा-उठा के नीचे लेकर आएँ, या सिंपल कुछ नहीं करें, एक इंक्लाइन प्लेन बना दें, वहाँ से बॉक्स छोड़े वो नीचे आ जाए, गिर जाए। तो फिर इंक्लाइन प्लेन कितने एंगल पे बनाएँ, उसकी उसकी एक टर्मिनल वेलोसिटी की क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड पर अगर वो आएगा तो वो टॉपल कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर आगे जाके। इसके अलावा अगर मैं सिम्पलेस्ट एग्जांपल दूँ, ये तो मैंने बड़ी एग्जांपल दी, सिम्पलेस्ट एग्जांपल दूँ तो आपके घर के अंदर जो एक गाड़ी उतरने और चढ़ने का जो रैंप होता है, दैट इज़ आल्सो इंक्लाइन प्लेन। ठीक है? वो भी एक आसान सी एग्जांपल है। ठीक है? इसके अलावा स्कैट के अंदर और बहुत सारी जगहों पे इसकी एग्जांपल निकलती है इंक्लाइन प्लेन की। तो मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन में एग्जामिनर वर्ड यूज़ करेगा रफ का। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज़ करे रफ का, तो रफ का मतलब है एक ऐसा सरफेस जिसमें ग्रूव्स हैं। ठीक है? और इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है किसको? फ्रिक्शन को। एग्जामिनर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? वो फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो अगर रफ मेंशन है तो रफ का मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। एंड यू नो दैट फ्रिक्शन इज अ फुप्पो फोर्स। मैंने पहले भी बताया था, फुप्पो फोर्स है, फुप्पो। घर में कुछ भी करो पहुंच जाती है। आप आगे जाओ वो बैकवर्ड जाएगी, आप बैकवर्ड चलो वो फॉरवर्ड जाएगी, मोशन के अगेंस्ट एक्ट करेगी। दैट इज फ्रिक्शन। तभी मैं इसको फुप्पो फोर्स बोलता हूँ। सही है? अच्छा जी, अब कहानी कुछ यूँ है, ये फुप्पो फोर्स आएगी, अभी देखिए कैसे आएगी, क्योंकि रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। अगर वो वर्ड यूज़ करता है स्मूथ, तो स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस है या फ्रिक्शन ज़ीरो है। अब आप सोचेंगे सर ऐसी कौन-सी सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है? हाँ, होती है। आप आप स्केटिंग कीजिए, ठीक है? बर्फबारी जब हो रही हो ना, तो आप बड़ी ढलान से नीचे की तरफ आइए तो आपको लग पता जाएगा पाँव कितना स्लिपरी होगा आपका। ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स को वहाँ पर ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। इतना स्लिपरी होता है, इतना, इस लेवल तक। ठीक है? खड़ा होना मुश्किल है। अब मामला क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस पे फोर्सेस कौन-कौन सी लग रही हैं? एग्जामिनर एग्जामिनर आपसे जो है फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में पूछ सकता है। सवाल है, क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है? ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर बड़ी डिटेल में बताई है। मैंने बताया कि फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी फ्री डायग्राम होती है। वो डायग्राम कि जिसमें बॉडी ना हो, फोर्सेस सारी हो। तो एग्जामिनर अक्सर ये सवाल एमसीक्यूज के अंदर आता है कि इस तरह का इंक्लाइन प्लेन देके, ठीक है, आपसे बोलता है कि फ्री बॉडी डायग्राम इसकी क्या होगी, कौन-कौन सी होगी? यानी फोर्सेस की सूरत में कौन-कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी फोर्सेस पे बात करते हैं कि फोर्सेस कौन-कौन सी इस पे एक्ट करेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, यानी जो इंक्लाइन प्लेन है ये अर्थ की सरफेस के ऊपर है। तो जिसकी वजह से एक चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर ये अर्थ की सरफेस पर यहाँ कहीं ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, सो अंडरस्टूड है कि इस पे सबसे पहले जो लगने वाली फोर्स है, वो वेट है, जो यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ तक जो है वो लगेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे बेटे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो ये यहाँ से, ये जो वेट है, ये यहाँ से कहाँ तक लगेगा भाई? सेंटर ऑफ अर्थ तक। यानी सेंटर ऑफ अर्थ उस इंक्लाइन प्लेन से उस इंक्लाइन प्लेन्स के ऊपर जो बॉक्स रखा होगा, उसपे वो सेंटर ऑफ अर्थ से वेट अप्लाई हो रहा होगा, यानी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जिसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेट बनाऊँगा, जो कि वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा? बिल्कुल डाउनवर्ड होगी, ये वेट है। क्लियर है? समझ आ गया आप लोग को? जी बच्चों, समझ आया नहीं आया? जल्दी बताना। दूसरी दूसरी चीज़, इसका एक और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसमें मौजूद होगा, थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इतना ज़्यादा 50 नहीं होगा, 50 तो बहुत ज़्यादा होता है। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री थीटा जो है वो, हाँ, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है तो एंगल ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है? ताकि उसकी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है? और साइड से फिर वॉल को बड़ा कर दिया जाता है ताकि वो गिरे ना, टॉपल ना हो, बाहर जाके गिरे ना। तो वो एक अलग बात है, लेकिन घरों के जो रैम्प्स होते हैं वो इसी लेस देन 30 डिग्री या नियर टू 30 डिग्री पे होता है। अच्छा जी, एक तो ये बात समझ में आ गई। तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
तो इस बॉक्स को तो जमीन में धस जाना चाहिए, इस रैम से नीचे आर पार हो जाना चाहिए। अगर वेट इसको नीचे लेके आ रहा है तो इस बॉक्स को तो यहाँ आ जाना चाहिए नीचे, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो रैंप है, ये रैंप इस बॉक्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है? वो कौन सी फोर्स है, किस नेचर की फोर्स है, जब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सुनिएगा। तो अब ये चूंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो रैंप है इस बॉक्स पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और ये कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है? ये नॉर्मल इसलिए नहीं कहते कि ये इसका एबनॉर्मल भी होगा, ना 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 पप्पू, ऐसा नहीं है। नॉर्मल इसलिए कहते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस सरफेस से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉर्मल। आ रही बात समझ में? तो ये वो नॉर्मल फोर्स है जो ये प्लेन, ये वाला प्लेन इस बॉक्स को उठाने के लिए, ऊपर रखने के लिए अपवर्ड लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और उसको हम ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हो? तो मैं एक एक फोर्स यहाँ पे बना भी देता हूँ। ठीक है भाई, आ रही समझ? समझ आ रही बच्चों, नहीं आ रही? जी सर आज। कर देते हैं इसको, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक भी ठीक है, सब सही है, मजा आ रहा है, और सब हंसी खुशी रह रहे थे, और फिर आ गई फुप्पो। फुप्पो आ गई है। फुप्पो कैसे आई? अब सुनो। अब चूंकि ये नीचे जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, फुप्पो क्या बोलेगी? नहीं, तुम तो नहीं जाओगे। और तुम नहीं जाओगे तो क्या करेंगी? वो रोकेंगी, कहाँ रोकेंगी? अपवर्ड। तो वो स्लाइड पे कुछ इस डायरेक्शन में रोकेंगी, इस डायरेक्शन में रोकेंगी। तो ये हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ आ रही है? जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सारी बात समझ। अब एक बात तो तय है, अगर ये बॉक्स स्लो डाउन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से। ये भी समझ में आ गया कि ये नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। ठीक है, अच्छा। अब दो बातें समझ में नहीं आ रही कि अच्छा, अगर ये फोर्स इसको यूज डायरेक्शन में लेके जा रही है तो इस बॉक्स को तो ऊपर उड़ जाना चाहिए। अच्छा, नहीं, क्योंकि नीचे अब आप बोलेंगे नहीं, नीचे तो वेट है तो नहीं उड़ेगा। अच्छा, तो अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो, दूसरी इस डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ यूं होना चाहिए, ऐसे, यूं होना चाहिए। तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ जाता है, बिल्कुल जाता है। तो सवाल है, ये इस डायरेक्शन में क्यों नहीं धंसता? अब आप सोचेंगे यार ये क्या बात हो गई, ये कैसे हो गया? ध्यान से सुनिए, फिर सुनिए। वेट कहाँ लेके जाएगा? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लेके जाएगा? ऊपर। ये फ्रिक्शन कहाँ रोकेगा? इसको नीचे जाने से रोकेगा। अब बारी बारी सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको एक एक्सिस कंसीडर कर लूं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर लूं, और इसको मैं वर्टिकल एक्सिस कंसीडर कर लूं, हो सकता है, कर सकता हूं। आपने बचपन से पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूं होता है, वर्टिकल यूं होता है, जरूरी नहीं है। हाँ, आप टेढ़े खड़े में, अगर आपको मैं यहाँ खड़ा कर दूं तो आप यूं खड़े होंगे, ऐसे। तो आप तो तिरछे खड़े में ना, इंक्लाइन खड़े में, तो आपके लिए कोई मसला थोड़ी है। आप प्लेन यहाँ पे एक्सिस बना लें, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू कर लें, वर्टिकल एक्सिस यू कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी आसानी देखिए आप। अच्छा, अब इसका मतलब है कि अगर अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन है और ये बॉक्स ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब डाउनवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रही है। अंडरस्टूड है ना? अंडरस्टूड है कि अगर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है और बॉक्स फिर भी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है। वो फोर्स कौन सी फोर्स है, मैं बात करता हूँ। वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स बुनियादी तौर पर वेट का कंपोनेंट है। ये जो वेट है ना, वेट, ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, इस वेट का, इस वाले वेट का ये वाला हिस्सा कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट है। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे आया? चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले तो ये बताइए, दो तीन एग्जांपल सेट करता हूँ। पहले तो ये बताइए कि ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। मैं जानना चाह रहा हूँ इसके कंपोनेंट्स कैसे एक्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में। ये सुन लीजिएगा पहले। मैं कह रहा हूँ ये सरफेस है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। जरा बताइए इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? आप बोलेंगे भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है आप कहेंगे भाई ये होगा। ऐसे ही है? गलत तो नहीं कह रहा? ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ऐसा है कि नहीं है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, और उस पर सरफेस कुछ यूं है। ठीक है, उस पर सरफेस कुछ यूं है, ऐसे कर देता है। मैंने कहा अब ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये वाली, उस पर ये वेक्टर है। अब मैंने कहा कि इस वेक्टर का ये जो रेड वाला वेक्टर है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। अब आप सोचने पड़ जाएंगे कैसे निकालू भाई, ये तो फंस गया, हमने तो ये पढ़ा था, पेपर में ये आ गया, हम तो फंस गए, ये कैसे होगा? है ना सोचने वाली बात। तो देखिए, ये सरफेस है ये सरफेस। तो अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के हिसाब से 90 डिग्री बनाइए, तो 90 डिग्री ये बनेगा, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा।
और इस सरफेस के अलोंग अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। आई समझ में बात या नहीं आई? जी, जी सर। कह रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जो हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और जो इस डायरेक्शन में हम बनाएंगे ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। समझ आई बात? क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए इसके ऊपर। अब यहाँ पे कहानी कुछ यूं है कि भाई यहाँ पे जो वेट है आपका, ठीक है, वो वेट की डायरेक्शन कुछ यूं है भाई, वेट की डायरेक्शन यूं है, और प्लेन जो आपका इंक्लाइंड है वो कुछ यूं है। अब मैंने आपसे कहा इसके वेट के कंपोनेंट्स बनाइए। अब आप सोच में पड़ गए, क्यों सोच में पड़ गए भाई? एक ये अगर इंक्लाइन प्लेन जो है तो एक इस प्लेन पर यूं बनेगा कंपोनेंट 90 डिग्री, बनेगा नहीं बनेगा, और दूसरा इसके अलोंग बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। समझ आई? यानी अगर मैं साइड में बना दूं इसको आपकी आसानी के लिए, और ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये है आपका वेट, ठीक है, ये है आपका वेट। मैंने कहा कि अब इस वेट के कंपोनेंट बनाइए, ये प्लेन है। आपने कहा सर ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये है प्लेन ना, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कीजिए तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल बनेगा, इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेट का, बिल्कुल, ठीक है, और दूसरा बनेगा इस डायरेक्शन में, जो दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इसका मतलब एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है बेटा सबको? ये वेट का, ये वेट का, ये वाला वेट का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वी वाई कर दीजिए या वर्टिकल कह दीजिए, और ये वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या वी एच कह दीजिए। समझ आया आपको? बच्चों समझे नहीं समझे? सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब ये देख लीजिए इसी तरह मैंने यहाँ पर भी वेट के दो कंपोनेंट्स बना दिए। अब आप देखिए ये वेट है, वेट का एक कंपोनेंट यहाँ बनाया और एक कंपोनेंट यहाँ बनाया, बनाया, बनाने के बाद इसको पूरा एक अदद रेक्टेंगल बना दिया। अभी बताता हूँ क्यों बनाया, पूरा एक अदद रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ऊपर ले जाने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, नीचे ले जाने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इस पे लगा देता हूं मैं टैग, ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए इस पे टैग लगा देते हैं, इसकी वैल्यू पे टैग लगा देते हैं ऐसे, और नीचे भी इसकी वैल्यू पे टैग लगा देते हैं, इसकी वैल्यू पे भी टैग लगा, अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, सही है। तो ये देखिए ये हो गया वेट का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, और इसको कहते हैं वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, सही है, क्लियर। ये एंगल था थीटा, ठीक। अब मुझे ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल कितना है, चल ये भी पता करके दिखाता हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि थीटा 30 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक थीटा 30 डिग्री है, तो जरा मुझे बताइएगा ये पूरा ट्राइंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? बिल्कुल है। सो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। अगर ये 30 है तो 180 करने के लिए कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, जी हाँ, ऐसे ही है। तो वो एंगल भी 30 बना ना फिर। हाँ, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। तो अभी समझिएगा, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 60 होगा। तो देखिए 30 प्लस 90 प्लस 60 कीजिए तो 180, क्लियर है? 180 आएगा ना? तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ज़रा सोचिए ये पूरा एंगल कितना था? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना था? 90, और ये कितना था? 60। सो अगर आप 90 में से 60 निकाल दें, तो आपके पास 30 बचेगा, तो भाई ये वाला भी 30 होगा। इसका मतलब जो एंगल यहाँ सोचा था, वही एंगल यहाँ मिलेगा। क्लियर है? सर यहाँ और पर जी, हर ज़ाहिर-सी बात है। मतलब तुम 2 + 2 4 करोगे तो मुझसे क्या मतलब ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में आके ये पूछोगे कि हर बार होगा ये हर बार ही होगा। क्लासिकल फिजिक्स में तो 2 + 2 हर बार ही 4 होगा। मॉडर्न फिजिक्स में वैराइटीज़ हैं, वहाँ पे मसले मसाइल और है, दिखता जो है वही अब वो करना पड़ता है आपको, वहाँ मामला तो और है, ठीक है? अब ज़रा समझिएगा, अब ज़रा समझिएगा। देखिए, मामला क्या है कि अब ये नीचे अब कंपोनेंट्स पे आते हैं। ये बात तो तय है कि ये एंगल भी आपका हो गया थीटा, ठीक है? अब इसको इस ट्रायंगल में करते हैं, ठीक है? इतनी जगह होगी ना तो इस ट्रायंगल में करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? अब आपके पास कौन-कौन से कंपोनेंट है ज़रा समझिएगा। ये सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर वाला हमने बनाया था, ये आपका Vx है, ये Vy है। तो चूँकि ये ऊपर वाला Vx है, यानी ये वाला Vx है और ये वाला Vy है, तो चूँकि ये Vx है, तो मैं इसको भी Vx कंसीडर कर सकता हूँ, दोनों आमने-सामने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये V मतलब Wx हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा ट्रायंगल में, और ये ज़ाहिर-सी बात है ये वाला y कंपोनेंट हो जाएगा, सही है? अब ज़रा लगाओ साइन और कोसाइन का रूल। सो यू नो दैट कि साइन ऑफ थीटा, याद करो सो का टो, सही है? सो साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन
हाइपोटेनस। अब देखो इसमें अपोजिट क्या है, इसमें देखो अपोजिट क्या है। सो भाई ये थीटा के सामने वाला ये अपोजिट होता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है, और ये जो सबसे बड़ा है ये हाइपोटेनस है, ये आपका डब्ल्यू है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? सो अपोजिट क्या है, डब्ल्यू एक्स, हाइपोटेनस क्या है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ये जो डब्ल्यू एक्स ऊपर लिखा हुआ है ना मैंने, इसकी जगह मैं मिटा रहा हूँ, इसको अब मिटाने लगा हूँ, इसकी जगह पे अब क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू साइन थीटा। कैसा? ठीक है, समझ आई बात? नीचे भी डब्ल्यू एक्स होता तो इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आए प्लीज पॉज लगाओ, मुझे रोको, सर समझ में नहीं आ रहा प्लीज। तो एक दूसरा शॉर्टकट में कॉस याद करो। सो कॉस को जरा देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट देखो भाई, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये एडजेसेंट हुआ। तो एडजेसेंट क्या है, डब्ल्यू आई है। सो ये आपका एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट क्या है, डब्ल्यू आई, और ठीक है अपॉन हाइपोटेनस क्या है, डब्ल्यू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब बड़े मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से मैं यहाँ से ये मिटा दूंगा। तो देखिए मिटा दिया, ये डब्ल्यू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और वो डब्ल्यू साइन थीटा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी दोनों फोर्सेस। यानी ये डब्ल्यू कॉस थीटा है, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, इसको बैलेंस करेगा, यानी उड़ने नहीं देगा। ऑब्जेक्ट यूं ऐसे आ रहा है ना, तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे ही नीचे आ रहा है, तो ये इस एक्सिस पे ना ऊपर जाएगा तो ना नीचे जाएगा, इसलिए कि डाउनवर्ड डब्ल्यू कॉस थीटा अपवर्ड नॉर्मल को बैलेंस करेगा। इसलिए ये देखो ये यूं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो जब ये ऐसे आ रहा होगा, जब ये ऐसे आ रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में ऊपर नॉर्मल फोर्स और नीचे डायरेक्शन में जो डब्ल्यू कॉस थीटा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए ये इस तरह से आएगा, स्मूथली आएगा। क्लियर है? बात समझ आई? ठीक है तो आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर सकते हैं कि कौन किसको बैलेंस करेगा? कश्यप, लॉजिक देखो कि जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, सो नीचे आते हुए ऊपर ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, ये जो अपवर्ड लग रही है, जो ये सरफेस इस बॉक्स पे लगा रहा है, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये वाली, और ये डब्ल्यू कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर है? जी सर। देखने से भी पता चल रहा है ना, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो अपोजिट फोर्सेस है, बैलेंस करेंगी, कैंसिल कर देंगी, इसलिए ये स्मूथली इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? लेकिन ये जो वेट का पार्ट है डब्ल्यू साइन थीटा, ये ये रिजल्टेंट फोर्स, ये और फ्रिक्शन, ये दोनों मिलके, ये फ्रिक्शन, ये दोनों मिलके रिजल्टेंट फोर्स डेवलप करेंगे। मुझे याद है आज से तकरीबन 20 इयर्स पहले मैं ये छोटी-छोटी चिंचियाँ आई थी हमारे कंट्री के अंदर, इसके अलावा तो इसमें बड़ा सफ़र करता था। तो मुझे आज भी याद है, बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी मिसाल है लेकिन समझना इस चीज़ को। मुझे आज भी याद है कि जब एक दफ़ा एक ब्रिज पे वो चढ़ा चिंची वाला, ये 20 इयर्स अगो मैं बात कर रहा हूँ, 17 बल्कि नहीं 20 इयर्स हो गए तकरीबन इस बात को। ठीक है, अब तो नहीं। तो ज़ाहिर है स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, चले जाते हैं कभी किसी कैसे, कभी बाइक से, कभी गाड़ी से, कभी चिंची पकड़ के निकल जाते हैं। एनीवेज़ उस टाइम का दौर था। तो बल्कि और पुरानी बात होगी 21-22 ईयर्स अगो। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक दफ़ा ब्रिज पे चढ़े, तो ब्रिज के जब टॉप पे पहुँच गया तो उसने चाबी बंद कर दी इंजन की। सोचो, और वो गाड़ी खुद ही नीचे आ रही है। तो मैंने इस वक़्त ये सोचना शुरू किया, यार गाड़ी नीचे आ रही है, क्यों आ रही है? और पहले तो उससे पूछा बंद क्यों किसने, यार पेट्रोल बचाना है। मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, छोड़ो। उस वक़्त 55-56 रुपीज़ का पेट्रोल था, बल्कि उससे भी कम था। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है छोड़ो। तो मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये नीचे क्यों आ रही है? अगर ये ग्रेविटी की वजह से आ रही है तो ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है, तो ये नीचे कौन-सी फ़ोर्स लग रही है? है ना? लॉजिक है। उसके बाद जब मैंने फिज़िक्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि जनाब नीचे आने वाली फ़ोर्स जो है वो वेट का कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, जो उसको नीचे लेके आ रहा है। और जब जैसे ही नीचे आके बॉक्स सीधा हो जाएगा, तो ये जो थीटा है, ये थीटा जो है बेटा वो 0 हो जाएगा, और थीटा 0 तो ये कंपोनेंट भी 0। फिर जो मज़े होंगे ना इंक्लाइन प्लेन में फ्री नीचे आने के, वो खत्म हो जाएँगे। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे आके खड़ा हो जाएगा। जब नीचे आके खड़ा हो जाएगा तो ये जो थीटा है, वो थीटा 0 हो जाएगा, खत्म हो गई बात। है ना? जब ऐसे आएँगे ना, इधर देखें, जब आप ऐसे आएँगे, ऐसे आके सीधे हो जाएँगे, तो जैसे-जैसे आप सीधे हो रहे होंगे ना, तो वो जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कम होता चला जाएगा। ये एंगल जो है, अगर मैं इसको समझाऊँ ऐसे, सो ये है कहानी। तो जैसे-जैसे आप सीधे आएँगे, ये एंगल कम होता चला जाएगा, एक वक़्त आएगा पूरा सीधा आ जाएगा, और ये थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। थीटा 0 हुआ तो ये जो अय्याशी लगी हुई है ना, फ्री में नीचे आने की, वो खत्म हो जाएगी। जनाब, क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर, ज़रा समझिएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या किया, इसको बना दिया एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर दिया, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कर दिया। आपको चुल है, आप ये पॉजिटिव कर दीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे फिर, ठीक है? मैं भी बताता हूँ क्यों।
तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर दिया, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कर दिया, इसको पॉजिटिव बाय, इसको नेगेटिव बाय कर दिया। तो सबसे पहले लगाइए न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए इस डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ लगाइए, इस डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है? इस डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ लगाइए, तो W sin थीटा उसे नीचे लेके आ रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे रोक रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बराबर होती है W sin थीटा, यानी अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो W sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे पता आपको? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो अंडरस्टूड है ना, सामने वाली फोर्स ज्यादा है, पीछे वाली फोर्स कम है, अंडरस्टूड है। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर मुझे अंडरस्टूड है कि अगर ये 100 न्यूटन है तो लाजमी सी बात है ये फोर्स 100 से कम होगी, 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, 100 से कम होगी, तभी वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है? तो अब जरा सोचो कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इस केस में अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ज्यादा माइनस कम, W sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, W sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये इज इक्वल टू MA कर दिया विच इज बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है सबको? तो आप पूछें, जो क्वेश्चन है उसी को रोक के पूछे, पॉज लगाइए। तो देखिए मैंने ये किया कि वेट के दो कंपोनेंट हैं, आपको एक ये समझ में आ गया होगा ये वाला, और एक ये समझ आ गया। जी सर। अब मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दिया, बना सकता हूँ? तो अगर अगर ये WX है तो ये भी WX होगा, होगा नहीं होगा? जी सर। अब आपका ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये हो गई, एक फोर्स आपकी ये हो गई, और एक फोर्स आपकी ये हो गई। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी सर। ये आपका वेट है, ये वेट का कंपोनेंट है, ये WY है, और ये सामने मैंने बना दिया ये WX है। क्लियर है? ये है एंगल थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है? ये है आपका W। ठीक है? अब सुनिए, ये जो W है, ये जो W है ये हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा, अच्छा ये थीटा के सामने क्या होगा? अपोजिट होगा। सो दिस इज अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट। क्लियर है? बात समझी? जी सर। अब राइट। अब आप साइन लगाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट क्या है बताइए? WX है, और हाइपोटेनस क्या है? W है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, W sin थीटा इज इक्वल टू WX, यही है। सो ये जो सामने वाला ये जो WX था, इसको हमने ये WX का नाम दिया था, ये W sin थीटा है कि नहीं? जी सर। तो अगर ये W sin थीटा है तो भाई ये रेक्टेंगल है ना, ये भी तो W sin थीटा होगा सामने वाला। हाँ जी सर, समझ में आया। ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू W sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू MA। क्लियर है? यहाँ तक बता दिया था। अब आप देखिए बोथ साइड डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड कीजिए बाई मास, मास से बोथ साइड को डिवाइड कीजिए। ये इक्वेशन है, फ्लिप कर दिया, उसके बाद मास से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया मैंने, और सेपरेट कर दिया। तो मास से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, यहाँ मास से मास कैंसिल, यहाँ मास से मास कैंसिल, यहाँ F अपॉन M आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा G sin थीटा माइनस F अपॉन M। ठीक है? और इसके बाद आ जाएगा, अब आप सोचिए ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, जब आप इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आए, G sin थीटा माइनस F अपॉन M। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो ये कहता है स्मूथ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप 0 ले लें, तो ये वाला पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो बचेगा क्या? A इज इक्वल टू G sin थीटा। क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट 20 पेपर 1 वेरिएंट 2, क्वेश्चन 20 पेपर 1 वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 7। A mass of 5 kg is released from the rest on a frictionless surface. Friction 0. At 30 degree to the horizontal, air resistance is negligible. How far? S की वैल्यू पूछ रहा है। Does the mass travel in a time interval of t? T मौजूद है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, 0 है। ठीक है? अच्छा इनिशियल वेलोसिटी लिख देता हूँ 0, टाइम जो है वो 0.8 सेकेंड ये गिवन है, और क्या है? और एस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, याद आ रहा है कौन सी इक्वेशन क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे? S is equals to ut plus 1/2 at का होती है। हाँ, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम है। चलो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन कहाँ से लाएं? तो एक्सेलरेशन के लिए आपने अपनी फॉर्मूला पढ़ा है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एन। सो याद रखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वैसे ही 0 हो गई, सो ये बचा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, थीटा गिवन है, कोई मसला नहीं, लगा दीजिए। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट S इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर।
सो लगा दीजिए 1/2 इंटू 9.81 इंटू साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 0.8 का स्क्वायर। चलिए शाबाश, एस की वैल्यू बताइए। 1.6 के हो 1.6 मीटर 5 पर 5958 कुछ आ रही होगी वैल्यू, तो वो 1.6 पे टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होगी। क्लियर है बच्चों? सर स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ही मानते हैं, चाहे रफ सरफेस हो। हम वेरिएबल एक्सेलरेशन ट्रीट नहीं कर रहे होते, ठीक है? चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, हमारा फॉर्मूले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होती तो इंटीग्रेशन होती है वहाँ, एंटी डेरिवेटिव। यकीनन आप A2 में जाके इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में कहीं पर भी ये चीजें नहीं है। स्टडीज करेंगे तो वहाँ MSc लेवल पे इंटीग्रेशन करेंगे आप। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर 2014 पेपर 2 वेरिएंट 1, नोट करो उसको। चलें, क्वेश्चन सुनो। A trolley moves down the slope as shown in figure, ठीक है? The slope makes an angle of 25 degree with the horizontal. A constant resistive force FR, FR resistive force है, याद रखना, रिजल्टेंट नहीं है। Acts up the slope on the trolley, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है, याद रखना। At time t is equals to 0, the trolley has a velocity 0.5, यानी जब टाइम t is equals to 0 का मतलब इनिशियल टाइम था, तो ट्रॉली की स्पीड 0.5 थी मीटर पर सेकंड, इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लो। एट टाइम, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, टाइम t is equals to 4 सेकंड, मान लो 4 सेकंड पे ट्रॉली इधर कहीं, ठीक है? और ये 4 सेकंड यानी टाइम t is equals to 4 सेकंड पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। शो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रॉली डाउन द स्लोप इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चा छूटते ही ये सोचेगा, सर ने चूंकि मुझे अभी ये फार्मूला पढ़ाया है, ठीक है, तो मैं इसी से करूंगा, क्योंकि अभी पढ़ाया तो इसी से करूंगा, रेलेवेंट है। वो ये दिमाग नहीं लगाएगा बच्चा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात उसने की तो है, लेकिन यहाँ पर हमें वो पता ही नहीं है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में दो चीजें नोन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन। तो मैं ये इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, नहीं लगा सकता। आ रही बात समझ में? छूटते ही तुम सबका दिमाग उधर ही जा रहा होगा। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग का तकाजा ये है कि पहले डाटा एक तरफ करो, फिर सोचो क्या है और क्या नहीं है और क्या निकालना है। सही है? तो अब क्या करें भाई, इस फॉर्मूले को नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी गायब है, एक्सेलरेशन भी गायब है। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालेंगे? तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो। क्या क्या मौजूद है देखो, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड, फाइनल है 12 मीटर पर सेकंड, टाइम है कितना, 4 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो v कितना है, 12 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा भाई, 3.785। 2 2.8 2.875 आएगा। 2.875 आएगा, अच्छा भाई 2 पॉइंट कर लेता हूँ, 2.875, ठीक है? अभी एक्सेलरेशन आ गई। अभी जब एक्सेलरेशन आ गई तब क्या कहना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द ट्रॉली। अच्छा ये 2.875 है, 3 प्रूफ करना था, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कोई मसला थोड़ी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर पर। कैलकुलेट द डिस्टेंस x मूव बाय द ट्रॉली डाउन द स्लोप फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड। तो आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, इसी के आगे डिस्टेंस भी अननोन कर दिया, एक्सेलरेशन तो आ गई। तो बहुत सारे तरीके हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ऐसे कर लो। सही है? अच्छा अब डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल टू फाइनल 12 का स्क्वायर इनिशियल 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.875, कितना आ रहा है भाई डिस्टेंस? और भी इक्वेशन से कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हो, u प्लस पी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम से भी कर सकते हो, सबसे कर सकते हो। सर जी सर आंसर 25 आ रहा है। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे यही आंसर है। कह रहे इसका इज द वेरिएशन, खैर ये तो ग्राफ ही बनाया मैंने, इसका इज द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्टेंस मूव। अच्छा जी, कैसे बनाएंगे? अच्छा यकीनन कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, इसका लिंक देखो, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी को 0 भी कंसीडर करूँ, सो देखो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p स्क्वायर का लिंक आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये हायर पावर इस तरह की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो शेप बनता है वो हमेशा इस तरह का बनता है, पैराबोला की तरह का शेप बनता है, याद है नहीं याद है लोगों को? ऐसा शेप बनता है। तो इस शेप के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से इस तरह का कर्व बनाऊंगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बेटा?
ठीक है, ये देख लो। फिर इसको, इस टी स्क्वायर को देखो, इसको। और अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व चाहिए तो भाई ये डैशमोड खोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो अपनी मर्जी से। मैं यहाँ बना के तुम्हें दे देता हूँ। अब जैसे इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, बन गई? बनी बाबा, बनी नहीं बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, अब क्लियर है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हायर पावर होती है उसको देखो, ये एक्स स्क्वायर है, सही है। जब एक्स पे स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका शेप या तो कप अप होगा या कप डाउन होगा। अगर एक्स के साथ नेगेटिव लगा दूं आगे, नेगेटिव साइन, तो कप डाउन हो जाना चाहिए इसको। ये देखो कप डाउन हो गया, तो भाई ये कप अप है। समझ आ रही बात? तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा इस शेप का। सिर्फ शेप बता रहा हूँ, अभी ओरिजिन को टच नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो। ठीक है, ओरिजिन को भी टच करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो ये हटा दिया, अब आ गया ओरिजिन पे। समझ आई? तो सिर्फ समझो क्या कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है वो। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस वजह से मैंने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट बनाया इस ग्राफ का, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। नॉन लीनियर लाइन है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये टाइम टी है, तो ये इस तरह से इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगा। बढ़िया गया। द मास ऑफ द ट्रॉली इज 2 kg, show that the component of the weight, the mass of the trolley is 2 kg, show that the component of the weight of the trolley down the slope is 8.3। वो कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा है यार, इसका बताओ। वो इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा है, ये जो नीचे जाता है, जिसको हम W sin थीटा कहते हैं। इस कंपोनेंट को निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है ये निकाल के दिखाओ। ठीक है, अच्छा, तो W sin थीटा निकालना है, निकाल लेते हैं। तो W sin थीटा, W इज इक्वल टू mg sin थीटा, और मास कितना है 2.0 इंटू 9.81 टाइम्स साइन ऑफ एंगल कितना है, ग्रेडियंट इसका स्लोप का 25 डिग्री। जी बताइए कितना आंसर आया? 8.29, 8.29, 29, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 8.3। अब कह रहे हैं कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स। वो चाह रहा है किसी और तरीके से निकालना, हमने तो फार्मूला बना के बैठे हैं। हम तो सियाने लोग हैं, फार्मूला बनाकर बैठे हैं। वो चाह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स से निकालो, वैसे भी निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है कि इस ट्रॉली के ऊपर जो डाउनवर्ड जाने वाली फोर्स है, ठीक है, ये कौन सी है? ये W sin थीटा है। आपको ये भी पता है कि इस ट्रॉली में जो ऊपर ले जाने वाली फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपको ये भी पता है कि जब W sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी जो कि MA के इक्वल होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप कर लें। ठीक है भाई, मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। W sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू MA। ठीक है, सो W sin थीटा माइनस MA कर लेते हैं, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इधर भेज देते हैं। ठीक है, सो 8.3 माइनस मैस कितना था 2 इंटू एक्सीलरेशन कितनी थी 2.875, ये आ गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो ये वाली है। तो बताओ क्या वैल्यू आई? 2.55 न्यूटन। 2.55 न्यूटन। तो 2.6 कर लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है भाई, ये नीचे है समर 14 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 3, ये करना, ये लिख लो अपने पास। अब जरा थोड़ी देर है, इसमें दूसरा केस भी समझ लो भाई, इंक्लाइन पेन का अपवर्ड मोशन वाला केस भी समझ लो। अब अपवर्ड मोशन में ये है कि जैसे कि अब इस बॉक्स को ऊपर की तरफ आप खींच रहे हो, अब ये बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए अगर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस बॉक्स का अगर ये है, तो एक चीज तो अंडरस्टूड है कि इसकी फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड से ज्यादा है अगर ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी फोर्स यहाँ पे टेंशन है। तो इसका, और हमें पता है कि नीचे कौन कौन सी फोर्सेज होती है, नीचे इसका कौन सी फोर्स होगी, W sin थीटा होगी, वेट का कंपोनेंट होगा। और अब फुप्पो फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बैकवर्ड एक्ट करेगी, पीछे, ये ऊपर जा रहा है, फुप्पो फोर्स पीछे एक्ट करेगी। मैंने बताया ना मोशन के अगेंस्ट एक्ट करती है। ठीक है, सो अब देखो, अब क्या होगा, अब टेंशन फोर्स आगे की तरफ होगी, ठीक है, W sin थीटा पीछे होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे होगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लिया और आगे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, जहां ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको पॉजिटिव एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी? अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सो टेंशन फॉरवर्ड जा रही है, तो टेंशन सबसे ज्यादा फोर्स है कभी, और इन दोनों से भी ज्यादा है।
तभी तो आगे आगे एक्सेलरेट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो टेंशन फॉरवर्ड फोर्स है, तो अगर रिजल्टेंट निकालिए तो टेंशन माइनस ये W sin थीटा माइनस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब बनेगी रिजल्टेंट फोर्स जो कि MA होती है। क्लियर है? कश्यप और सादिया समझ आया? जी सर। तो यहाँ पे देखो वही इक्वेशन बनाइए, ठीक है। अक्सर अक्सर वो क्या करता है पेपर में एग्जामिनर, कि यहाँ पे ये पुली लगाने के बजाय यहाँ पे एक ट्रक दे देता है। जी, सर इसको थोड़ा आप ज़ूम आउट कर सकते हैं? कर दूंगा सबर। अक्सर वो क्या करता है कि यहाँ पर एक ट्रक दे देता है। ये ट्रक दे देता है यहाँ पे, ये ट्रक ऊपर जा रहा है। अब ट्रक ऊपर जा रहा है तो टेंशन तो नहीं है, नहीं है तो ना, वो ट्रक की अपनी अपनी इंजन की फोर्स होती है, उसको थ्रस्ट कहते हैं, वो आ जाती है। तो आप उस फोर्स को, उस थ्रस्ट फोर्स को टी से रिप्लेस कर दें। अगर ट्रक जा रहा है ऊपर की तरफ, टेंशन नहीं है, यहाँ पे आप टी की जगह एफ लिख दें, कैपिटल एफ, छोटा सा टी बना दें या थ्रस्ट लिख दें, अगर यहाँ पर ट्रक मौजूद हो तो। क्लियर है? अक्सर वो यही करता है, रिप्लेस कर देता है। क्लियर है बच्चों? तो टेंशन नहीं है। तीसरी सबसे अहम चीज, अब अगर वो आपसे कहता है कि जनाब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो और अच्छी बात हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी ऊपर खींचा जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही खींचा जाता है, वरना स्मूथनेस यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्रिएट करना, मसले क्रिएट करना शुरू कर देती है। आप जब भी कभी अपने सोफे को या घर के किसी अ, लकड़ी का कोई भी आइटम है, कोई यूँ समझो कि कोई कैबिनेट है, ज़मीन पे रखा है, उसको घसीटते हैं, तो शुरू में तो आपको थोड़ा-सा जब धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो आपको जो है ना वो फोर्स फील होती है। लेकिन जब वन्स यू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स फील नहीं होती है, वो स्मूथली चल रहा होता है, अनलेस कि टाइल में बीच में जाके ना फँस जाए वो। इमेजिन कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो उमूमन इस तरह के ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ही ट्रैवल करते हैं उमूमन। तो अगर ऐसा सीन है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो आपके बाहर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए राइट साइड पे एक्सेलरेशन 0 हो गई, हो गई? अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो राइट साइड पे ये 0 हो जाएगा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर चली गई, W sin थीटा इधर चला गया। तो देखिए अब क्या होगा? ये अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस का सम बैलेंस हो जाएगा और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। समझ आई? क्लियर है? ठीक है भाई? इसमें एक चीज़ और है, याद रखिएगा, अक्सर पेपर में पूछता है पावर के बारे में, कि पावर पावर का फॉर्मूला दे देगा आगे। अभी मैं कुछ वर्क डन का भी टॉपिक निकाल के लगा देते हैं ये लोग, सो इंशाल्लाह आगे डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में। सो आप देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पता है ना ये बात? तो वर्क डन की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है वेलोसिटी। तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, याद रखिएगा। ठीक है? ये भी अक्सर वो जब ट्रक का सवाल देता है तो ये भी दे देता है, प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये 2 लाइन का तो आंसर है, लिख दीजिए। और याद रखिएगा ये जो फोर्स है, ये फोर्स रिजल्टेंट नहीं है, ये इंजन का थ्रस्ट है, ये फॉरवर्ड फोर्स है, इसमें फ्रिक्शन विरिक्शन शामिल नहीं है। हाँ, ये जो इंजन की अगर पावर दी या ये जो मोटर ऊपर लगाई हुई है, इस मोटर की पावर दे दी, तो याद रखिए इसमें ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, ये थ्रस्ट है। गलती से भी इसको रिजल्टेंट मत कह दीजिएगा। तो सिर्फ रिजल्टेंट होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वरना वॉल्यूम के फार्मूले में रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती। समझे? क्लियर है? सर इसका ज़ूम आउट कर दें प्लीज़। हाँ हाँ कर देता हूँ भाई, ये लो। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर कहूंगा बहुत बचकाना किस्म का क्वेश्चन है ये। समर 22 पेपर 2 1 क्वेश्चन 3 भी समझ लो, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये वायर है, इससे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये ऊपर खिंच रहा है। अ ब्लॉक इज पुल्ड अप बाय स्लोप बाय अ वायर अटैच्ड टू अ मोटर। गिवन द फार्मूला, फार्मूला ऑल्दो नहीं गिवन, ये मैंने अपनी तरफ से लाइन लिखी है। फार्मूला पहले पार्ट में वो कहता है कि प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी प्रूव कर देंगे। ठीक है, फिर भी मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर, इस मोटर की पावर दे दी। आउटपुट का मतलब ये है कि ये मोटर वायर से कनेक्टेड होगी, तो वायर से जो बिजली आ रही है वो इनपुट पावर होगी, ये उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मोटर जो वायर को खींच रही है, खींचने में जो फोर्स लग रही है, जो टेंशन लग रही है, उस पे बनने वाली जो पावर है वो 56 वॉट है। ये बताया हुआ है इसने।
तो वो जो मोटर घूम रही है ना, यानी आउटपुट जो दे रही है, जो रस्सी खींच रही है ऊपर, तो घूमने पे जो टेंशन लग रही है या जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को, उस टेंशन को या उस फोर्स को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, तो जो पावर आ रही है ये है आउटपुट पावर, ये है 56 वॉट, ये गिवन है। सही है? ब्लॉक का वेट दिया हुआ है कितना, डाउनवर्ड 430 न्यूटन, एंगल भी दे दिया 11 डिग्री। एज्यूम दैट नो एयर रेजिस्टिव फोर्स, शाबाश। टेंशन कैलकुलेट करो, कह रहा है कि टेंशन कैलकुलेट करो, और आगे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, T इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F। तो लगाओ T इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस F। और तुम्हें पता है उसने कह दिया कि रेजिस्टिव फोर्स 0 है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को 0 कर दो। ये लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को 0 कर दो। तो W sin थीटा निकालना है, तो W sin थीटा किसके बराबर है, 430 W आ जाएगा। और sin थीटा में sin ये 11 डिग्री यहाँ रख दो, सॉल्व करो, 82 न्यूटन आता है तकरीबन, टू सिग्निफिकेंट फिगर में। ये टेंशन आ गई। अब कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो देखो ये जो टेंशन थी यही वही फोर्स थी, इसी फोर्स पे बन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आएगी जो कि गिवन है 56 वॉट। तो देखो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह मैंने टेंशन कर दिया, टीवी हो गया। पावर इज इक्वल टू टीवी, टेंशन इनटू वेलोसिटी, टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, पावर अपॉन टेंशन। सो 56 पावर थी, 82 ये निकाली थी टेंशन, डिवाइड कर दो 0.683 मीटर पर सेकंड, स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, दैट्स इट। कह रहे भाई ये लिखो, नोट कर लो ये।